हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। वेलकम। तो आज की थॉट ऑफ द डे है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत करो, क्योंकि आप जैसे हो सर्वश्रेष्ठ है। आप जैसे भी हो आप सर्वश्रेष्ठ हो। तो कभी भी जीवन में किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए कि कोई कितना इंटेलिजेंट है या कमज़ोर है, वो इतने पैसे वाला है। आप जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो, आपको भगवान ने स्पेशल बनाया है। तो आज हम पढ़ेंगे एलर्जिक राइनाइटिस। एलर्जिक राइनाइटिस पढ़ेंगे अभी। एलर्जिक राइनाइटिस क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, किस वजह से होता है। एलर्जिक राइनाइटिस उसे हे फीवर भी बोलते हैं, इसे हे फीवर के नाम से भी जानते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस को हे फीवर के नाम से भी जानते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस को हे फीवर के नाम से जानते हैं। इस कंडीशन इज ए कंडीशन ऑफ एलर्जिक रिएक्शन। ये एक एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन है। एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन है, कोई भी एलर्जी होती है तो ये हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, हे फीवर हो सकता है। कॉज बाय स्नीजिंग, कंजक्शन, इची नोज एंड सोर थ्रोट। इसके कारण क्या होता है, चीखें आनी स्टार्ट हो जाती है, स्नीजिंग आना स्टार्ट हो जाता है, कंजक्शन होता है, इची नोज, नोज में क्या है, नाक में खुजली होती है, थ्रोट, सोर थ्रोट होने लग जाता है। आफ्टर बीइंग एक्सपोजर पोलन, पोलन मतलब यहाँ है पराग, ये पोलन का मतलब होता है पराग। पेट डेंडर्स में एनिमल का कुछ जो बॉडी से जो रूसी वगैरह निकलती है, एनिमल्स के हो सकते हैं, मेड्यू मोल्ड हो सकता है, इंसेक्ट वगैरह जानवर वगैरह के कुछ हो सकते हैं, जैसे फुफुद वगैरह, रूसी वगैरह, एनिमल की रूसी वगैरह हो सकती है, फुफुद वगैरह हो सकते हैं, फुफुद। और इंसेक्ट यानी कीड़े वगैरह की वजह से हो सकता है, कीड़ों के संपर्क में आने से। यानी ये जो एलर्जिक रिएक्शन है, ये जो एलर्जिक रिएक्शन है वो पराग, पेट्स जो जानवर होते हैं उनकी जो रूसी वगैरह है, फुफुद के वगैरह से और कीट इंसेक्ट के वगैरह से, इनके कांटेक्ट में आने से कौन सी एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है। इनके कांटेक्ट में आने से क्या हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, जिससे क्या हो सकता है, स्नीजिंग वगैरह आ सकता है, स्नीजिंग हो सकती है, जैसे छींके आने स्टार्ट हो जाता है। कोई भी अगर कोई एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है, किसी जानवर के कांटेक्ट में आने से हो सकती है, कोई भी कीट वगैरह के कांटेक्ट में आने से सकती है, कोई भी फुफुद वगैरह के कांटेक्ट में आने से होती है, जो ग्रीन ग्रीन दिखती है ना, जो सेवाल वगैरह जैसे देते हैं, उनके कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है। तो उनमें क्या होता है, पेशेंट को क्या होता है, स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, नाक में पानी बहने लगता है, नाक में इचिंग होने लगती है, सोर थ्रोट हो जाता है, गले में खराश वगैरह हो जाती है ना। तो कॉमन कोल्ड की तरह होने लग जाता है, एलर्जिक रिएक्शन होती है, आई वगैरह रेडनेस हो जाती है, ये कुछ कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये इसका कोज कारण क्या है, कारण इसका यही है, किसी न किसी पॉल्यूटेड एरिया के कांटेक्ट में आने के कारण ये व्यक्ति में फैल जाती है। इसके बाद में एन एलर्जी इज सब्सटेंस दैट कॉज एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन कॉज कर देती है। व्हेन द पर्सन इज एलर्जिक राइनाइटिस इनहेल द एलर्जन, जो अभी मैंने बताया था, पोलन जैसे पराग के कांटेक्ट में आता है, मोल्ड के कांटेक्ट में आता है, एनिमल डेंटर के कांटेक्ट में आता है, कोई डस्ट के कांटेक्ट में आता है, कोई भी डस्ट वगैरह जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं या फिर कोई कुछ साफ करता है ना, तो उसके डस्ट जो निकलती है, उसकी रूसी वगैरह निकलती है। जैसे जो भैंस वगैरह को चारा वगैरह डालते हैं तो उसमें से भी जो डस्ट वगैरह निकलती है, तो उनकी वजह से भी हो सकता है, और भी डस्ट के कारण हो सकते हैं। द बॉडी प्रोड्यूस
द केमिकल एंड ट्रिगर एलर्जी सिम्टम्स। और जो क्या है वो एलर्जिक सिम्टम्स क्या कर देते हैं, ट्रिगर करके एलर्जिक सिम्टम्स को प्रोड्यूस कर देते हैं। द ट्रीज ग्रास एंड ragweeds induce hay fever as the pollen are carried by winds। जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, ट्रीज होते हैं, घास होते हैं, वहां से भी जो पोल्यूटन निकलता है उनकी वजह से भी क्या हो सकता है उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। प्लांट्स दे इंड्यूस है फीवर डिफरेंट अमंग द पर्सन विथ रीजन, और प्लांट्स वगैरह की वजह से भी हो सकता है। तो उसके बाद में पॉल्यूशन लेवल इन द एयर इन्फ्लुएंस वेयर नॉट है फीवर सिम्टम विल अपेयर। जैसे पराग की मैं बताया था, पराग क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं जो जंगल वगैरह में या फिर में यहाँ पे ऐसे फुफ्फुस टाइप के से दिखते हैं, वाइट कलर के फुफ्फुस टाइप के से, तो वो क्या है, उनकी वजह से भी वो एयर में क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो भी एक रीजन हो सकते हैं हे फीवर के, एलर्जिक रिएक्शन के। पॉल्यूशन लेवल इन द एयर इज हाई ऑन हॉट एंड ड्राई विंडली डेज। इसलिए क्या होता है, गर्मी जो ज़्यादा गर्मी होती है या फिर ड्राई वाले डेज होते हैं उनके अंदर ये पॉल्यूशन लेवल हाई होते हैं। उसके बाद में मेजोरिटी पोलन आर वॉश विद ग्राउंड इन पूल्स। और क्या होते हैं, मेजोरिटी पॉल्यूशन जो होते हैं वो वाश होते हैं ग्राउंड इन कोल के अंदर, ठंड में। सिम्टम्स क्या नजर आएंगे, अब ये तो हो गया डिजीज एलर्जिक रिएक्शन, इसके अंदर क्या क्या सिम्टम नजर आएंगे, लक्षण क्या क्या नजर आएंगे, इसके अंदर सिम्टम क्या नजर आएंगे, लक्षण। तो इसके अंदर जो सिम्टम आएंगे वो सून आफ्टर एक्सपोजर द एलर्जन। तो इसके अंदर क्या है, इची नोज में क्या होगी, इचिंग होगी। जो एलर्जी रिएक्शन होने के बाद में क्या होता है, नोज में क्या हो जाती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में माउथ और आई, थ्रोट, स्किन, अदर एरिया में क्या हो जाती है, स्किन के इचिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। और रनिंग नोज है ना, रनिंग नोज देखने को मिलता है जिसमें क्या है, नाक बहने लग जाती है। रनिंग नोज का मतलब नाक का बहना। माउथ, आई, थ्रोट, स्किन, अदर एरिया के अंदर क्या हो जाएगा, इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में प्रॉब्लम विद स्मेल, पेशेंट को क्या स्मेल नहीं आएगी, प्रॉब्लम विद स्मेल में प्रॉब्लम आएगी। जब एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है तो अगर नाक रनिंग नोज वगैरह होने लग गया, नाक में इचिंग वगैरह, तो स्मेल वगैरह उसको नहीं आएगी। उसके बाद में स्नीजिंग, चीखे स्टार्ट हो जाएगी। वाटरी आइज, और आंखों में क्या आ गया, पानी स्टार्ट हो जाएगा, आंखों से पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ सिम्टम आएंगे एलर्जिक रिएक्शन होने के बाद में। ये तो थे अर्ली सिम्टम्स, ये अर्ली सिम्टम्स है, यानी जल्दी जब किसी को कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो उसके कारण क्या होते हैं, जल्दी ये सिम्टम नजर आने लगते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट है, द फॉलोइंग ऑफ सिम्टम अपेयर लेटर, तो बाद में क्या सिम्टम आते हैं, बाद में क्या सकते हैं, स्टेफी नोज क्या हो जाएगा, नाक में रुकावट जैसा लगने लग जाएगा, स्टिफी नोज वगैरह देखने को मिलेगा, स्टिफी नोज, भरी हुई नाक देखने को मिलेगी। कफिंग, खांसी आएगी, कफिंग आएगा। ओकल्जन ऑफ ईयर एंड लॉस ऑफ स्मेल, इसके अंदर क्या हो जाएगा, कान बंद हो जाएंगे और लॉस ऑफ स्मेल, है ना। जो जुकाम होता है तो देखा वो कॉमन कोल्ड होता है तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कान भी बंद होने लग जाते हैं, स्मेल नहीं आती है, और सो थ्रोट होता है, गले में खराश होता है। अंडर आई ब्लैक सर्किल, जो आई है, जो आंख है, वहां पे यहाँ पे नीचे की साइड में ऐसे ज्यादा ब्लैक देखने को मिलेगा। आई के पास में यहाँ क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर के गड्ढे से हो जाएंगे। अंडर आई डार्क सर्किल हो जाएंगे, और स्वेलिंग अंडर द आई, और से डार्क सर्किल होके यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर डार्क सर्किल होता है यहाँ पे, और किसी की आंख यहाँ से स्वेलिंग होने लग जाती है एलर्जिक रिएक्शन होने के कारण। ये लेटर सिम्टम्स है। इसमें स्टफी नोज, कफिंग, ओकल्जन ऑफ आई ईयर्स और लॉस ऑफ स्मेल, ये देखने को मिलते हैं। उसके बाद में टायर्डनेस और इरिटेबिलिटी, उसके अंदर टायर्डनेस और इरिटेबिलिटी होने लगती है, पेशेंट के अंदर चिड़चिड़ापन होने लगता है, हेडेक होगा। और इसको डायग्नोस कैसे करोगे, इसको पता कैसे लगाओगे, एलर्जिक रिएक्शन में डायग्नोस कैसे करोगे। तो डायग्नोस करने के लिए क्या करेंगे, द डॉक्टर विल परफॉर्म ए फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में मैंने पढ़ाया था, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं तो वो क्लास में बताया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डायग्नोस करने के लिए पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इंक्योर अबाउट द सिम्टम्स, और सिम्टम्स के बारे में। द पेशेंट विल बी आस्क हिज हर सिम्टम चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम और डे और सीजन,
और उसके क्या सिम्टम जो आ रहे हैं, वो जो स्नीजिंग वगैरह जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं डे या सीजन के हिसाब से, यानी डे के टाइम आते हैं या कोई सीजन आती है, जैसे सर्दी वाली सीजन है उसमें ज़्यादा रहता है, गर्मी वाली सीजन में ज़्यादा रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करें। उसके बाद में वेदर ही हैज़ बीन एक्सपोज विद पेट्स ऑन एलर्जीज, मतलब पेट्स जानवरों के कांटेक्ट में आने की वजह से उसे कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है या ऐसे ही होती है, तो वो सारी इसके अंदर फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर आ जाएगी। बाद में एलर्जिक टेस्टिंग, एलर्जिक टेस्टिंग होता है, एलर्जिक टेस्ट होते हैं जिसमें स्किन टेस्टिंग करते हैं, स्किन के ऊपर टेस्ट करते हैं, मे बी डन टू डिटेक्ट विच पोलन और अदर सब्सटेंस आर कॉज द सिम्टम्स, यानी किस वजह से हो रहे हैं, कौन से इसके कारण है, पॉलिजन कौन से हैं जो इसको एलर्जी कर रहे हैं, तो वो उसके लिए स्किन का टेस्ट होता है। उसके बाद स्किन का टेस्ट लेते हैं, उसे पता लगाते हैं इससे इसको एलर्जी हो रही है। इफ द स्किन टेस्टिंग कैन नॉट बी डन ए पेशेंट द डॉक्टर में बी कंडक्ट IgE रेस्ट, एक टेस्ट होता है IgE रेस्ट टेस्ट टू मेजर द लेवल ऑफ एलर्जन, है ना, वो क्या है एलर्जन के लेवल को मेजर करने के लिए अगर डॉक्टर का अगर स्किन टेस्ट के लिए मना कर देता है, वो स्किन टेस्ट नहीं करवाना चाहता, तो एक टेस्ट होता है IgE रेस्ट टेस्ट, IgE रेस्ट टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ एलर्जन, जो एलर्जन है किस किस चीज़ से एलर्जी होने वाली है उसको मेजर करने के लिए एक टेस्ट होता है IgE रेस्ट टेस्ट, जिससे पता लग जाता है कि पेशेंट को किस किस चीज़ से एलर्जी है, उससे बचना चाहिए। उसके बाद में एन इसिनोफिल्स काउंट, जो WBC है ना, WBC के अंदर इसिनोफिल्स का जो काउंट है अगर वो बढ़ जाए तो वो शो करते हैं कि कोई ना कोई बॉडी के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो गया है। तो इसिनोफिल्स काउंट आल्सो हेल्प टू डायग्नोज एलर्जी, तो वो एलर्जिक रिएक्शन को डायग्नोज करने में इसिनोफिल्स काउंट आते हैं। उसके बाद में ट्रीटमेंट क्या करोगे, इसका उपचार क्या करोगे, एलर्जिक रिएक्शन हो गई तो क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो इसके लिए अवॉइडिंग द पॉलिजन ऑफ ट्रिगर, जो ऐसे पॉलिजन जो आपको एलर्जिक रिएक्शन करते हैं तो उसको अवॉइड करेंगे। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है कि अगर किसी को डस्ट से एलर्जी है तो वो डस्ट वाला काम नहीं करे, या फिर किसी को पेट से एलर्जी है, यानी पेट से यानी जो जानवर वगैरह है जो घर में कुत्ते वगैरह पालते हैं, बिल्ली वगैरह पालते हैं, तो उनसे अगर किसी को एलर्जी हो जाती है तो वो उनसे दूर रहें। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि उन चीज़ों से जो ट्रिगर करते हैं उनसे दूर रहें। तो अवॉइड द पॉलिजन दैट ट्रिगर सिम्टम्स इज द बेस्ट ट्रीटमेंट, हाउएवर, मतलब इसका बेस्ट ट्रीटमेंट है उन चीज़ों से दूर रहें जो एलर्जिक रिएक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में हाउएवर अवॉइडिंग द ऑल पॉलिजन आर इम्पॉसिबल, अगर उनसे दूर रहना इम्पॉसिबल है तो दस द पर्सन शुड बी टेक प्रिकॉशन ऑफ लोअर एक्सपोजर, मतलब अगर उन चीज़ों से दूर रहना मुश्किल है, मतलब जैसे किसी को झाड़ू लगाना ही पड़ेगा तो डस्ट एलर्जी होगी तो उन चीज़ों से दूर नहीं रह सकता, तो वो कम से कम उसके कांटेक्ट में आने की कोशिश करें, कि कम से कम उसके अंदर कांटेक्ट में आने की कोशिश करें, वहाँ पे मास्क वगैरह का यूज करें और इन चीज़ों से बचें। तो द फॉलोइंग मेडिसिन कैन बी गिवन ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस, और कुछ मेडिसिन दे सकते हैं अपन एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर। तो सबसे पहली मेडिसिन है एंटीहिस्टामिन्स ड्रग्स। एंटीहिस्टामिन्स क्या होती है, दीज आर यूजफुल व्हेन एलर्जिक सिम्टम आइदर डू नॉट अकर फ्रिक्वेंटली और अकर फॉर ए शॉर्ट टाइम पीरियड, यानी एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देते हैं एलर्जिक सिम्टम्स आइदर डू और नॉट फ्रिक्वेंटली अकर फॉर शॉर्ट टाइम्स, कम टाइम के लिए जब कोई सिम्टम नजर आते हैं तब ये क्या करते हैं एंटीहिस्टामिन ड्रग्स देते हैं। पेशेंट शुड बी कीप इन फॉलोइंग माइंड, क्या ध्यान में रखना चाहिए एंटीहिस्टामिन लेते समय, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो मेनी ओरल हिस्टामिन आर अवेलेबल विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन, बहुत सारी ओरल एंटीहिस्टामिन ड्रग्स रहती है, हिस्टामिन ड्रग विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अपन ये दवाई ले सकते हैं। जैसे सेट्रेजिन वगैरह रहती है ना, लिवोसेट्रेजिन, सेट्रेजिन, ये कुछ ड्रग्स रहती है जो कॉमनली लेते हैं। उसके बाद में सम कैन मेक ए पर्सन स्लीपी, दस द पर्सन शुड अवॉइड ड्राइविंग और ऑपरेटिव मैकेनिकरी आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। तो क्या होता है, ये जो मेडिसिन रहती है, ये जो हिस्टामिन ड्रग रहती है, इनकी वजह से क्या नींद आती है, तो नींद आती है तो इसलिए क्या अवॉइड ड्राइविंग, है ना, जो ड्राइविंग है वो अवॉइड करनी चाहिए। अगर कोई किसी ने एंटीहिस्टामिन ड्रग्स ले ली और उसके बाद में वो ड्राइवर वगैरह है उसको एलर्जिक रिएक्शन होती है और उसने एंटीहिस्टामिन ड्रग ले ली तो फिर वो ड्राइविंग करेगा तो उसे नींद आएगी,
तो एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो ऐसे पर्सन को बता देना चाहिए कि इसकी वजह से नींद आ सकती है, तो आपको उस टाइम ड्राइविंग वगैरह नहीं करनी है, कोई भी ओपन मैकेनरी टेकिंग मेडिसिन, है ना, कुछ भी जैसे ऑपरेट मैकेनरी काम भी नहीं करना है, तो वो मेडिसिन के लिए। उसके बाद में अदर कोज ऑफ लिटिल नो स्लीपनेस और नो स्लीपीनेस, इसके अंदर क्या है, स्लीपीनेस, अदर कोज ऑफ लिटिल और नो स्लीपीनेस, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स नेजल स्प्रे आर इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी रिएक्शन। इसमें क्या रहते हैं, जो नेजल स्प्रे रहते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं, इसके अंदर नेजल स्प्रे के रूप में जो ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। इसका मतलब हो गया अदर कोज लिटिल, मतलब इसमें जो है कोई नींद नहीं आती है, अगर कुछ है लिटिल, किसी को कोई नींद नहीं आती है, दूसरों को बहुत कम, और या कोई नींद नहीं आती है, इसके कारण एंटीहिस्टामिन नेजल स्प्रे आर इफेक्टिव, यानी ये नेजल स्प्रे है जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहते हैं। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के लिए एजेलेस्टीन करके टैबलेट आती है ना, एजेलेस्टीन आता है, सॉरी टैबलेट क्या है, नेजल स्प्रे आता है इसका, जो एलर्जिक रिएक्शन है, एंटीहिस्टामिन ड्रग के एग्जाम्पल है ये। इसके अंदर एजेलेस्टीन आते हैं जो कि एस्टेलिन और एस्टेप्रो नेजल स्प्रे आते हैं, ये इस कंपनी के नाम से आ सकते हैं, ब्रांड नेम से क्या आते हैं। उसके अंदर क्या आता है, एजेलेस्टीन आता है। उसके बाद में ब्रोमोफेरामाइन आता है, और सिट्रिजिन आता है, मोस्ट कॉमन टेबलेट है सिट्रिजिन, जो सबको पता रहती है, सिट्रिजिन टेबलेट आती है, जो एलर्जिक और जाइटेक डी के नाम से भी, ये कंपनी के नेम है, ये जो नेम है ये कंपनी के नेम है, ब्रांड नेम है, और उसके अंदर क्या आता है, सिट्रिजिन आता है। क्लोरफेरामाइन आता है, क्लोरफेरामाइंस, ये भी एलर्जी के लिए देते हैं। इसमें क्लोर ट्राइमेटॉन और ट्राइमेनिक नाम से भी आती है, ये ब्रांड नेम है इसका भी। उसके बाद में डिस्लोराडाइन नाम से आता है, और डाइफेनहाइड्रामाइन नाम से आती है, जो कि बेनाड्रिल और डाइफेनाइड्रिल के नाम से भी ब्रांड नेम से मिलती है। उसके बाद में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स होती है, ये तो हो गई एंटीहिस्टामिन ड्रग्स है, ये अलग अलग नाम से आती है, सिट्रिजिन, लिवोसिट्रिजिन मेनली देखना मिलता है, क्लोरोमेफेनाइन और डाइफेनाहाइड्रामाइन नाम से जो ड्रग्स है वो टैबलेट्स रूप में भी आती है, कुछ स्प्रे रूप में भी आते हैं, तो ये एंटीहिस्टामिन ड्रग है। उसके बाद में एलर्जी रिएक्शन में देनी चाहिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, ये मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रे भी रहते हैं इसके अंदर। दीज आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यूज कंटिन्यूअसली बट दे आर आल्सो यूज ए शॉर्ट टाइम, ये शॉर्ट टाइम के लिए देना चाहिए। दे आर सेफ फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, और ये बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए सेफ है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या रहते हैं ट्रीटमेंट, एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेन ट्रीटमेंट रहता है। इसके स्प्रे भी आते हैं, और ये क्या करते हैं कंटिन्यूसली ले सकते हैं, बट शॉर्ट टाइम के लिए लेने चाहिए, क्योंकि इसमें स्टेरॉइड होता है। बहुत बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए ये सेफ है, बच्चों के लिए और अडल्ट के लिए दोनों के लिए क्या रहता है, सेफ रहता है। उसके बाद में इसका एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडिसोन, डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, जिसके पीछे सोन लगता है ना, वो सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड आते हैं। तो हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडिसोन, बीटामेथासोन, डेक्सामेथासोन, ये सब कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। उसके बाद में आते हैं डीकंजेस्टेंट, है ना, डीकंजेस्टेंट। These can also assist with the symptom like stiffness of the nose. Stiffness nose के लिए ये decongestant यूज में लिए जाते हैं। Nasal spray decongestant should not be used more than 3 days, और इसका जो nasal spray आता है वो 3 दिन से ज़्यादा यूज में नहीं लेना चाहिए।
ठीक है। इसका एग्जाम्पल के लिए आता है एफ्रीन और डिस्टान और विक्स साइनेक्स, विक्स वगैरह जो आती है, विक्स वगैरह जो आती है वो आती है ऑक्सीमेटाजोलाइन और सुडाफेड पी जो आता है फेनाइलनेफ्रीन आता है उसके अंदर, सिल्फेड्राइन, ये इस नाम से आते हैं, डीकॉन्जेस्टेंट आते हैं। उसके बाद में ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर, कुछ ड्रग्स आती है ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स, दीज आर प्रिस्क्राइब्ड टू ब्लॉक ल्यूकोट्राइन्स, ये क्या करती है, ल्यूकोट्राइन्स को ब्लॉक कर देती है, विच कॉज सिम्टम वेन रिलीजिंग द बॉडी इन रेस्पॉन्स एलर्जी, और ये कोई भी एलर्जी के कारण जो होता है उसके कारण ये क्या कर देती है, इस सिम्टम को ब्लॉक कर देती है। इसके अंदर आती है मोन्टोक्लास्ट, मोंटेगेल्सी के नाम से आती है ना टेबलेट, मोन्टोक्लास्ट है ना, टेबलेट मोन्टोक्लास्ट और जेफ्रोक्लास्ट, ये इस नाम से टेबलेट आती है। मोन्टोक्लास्ट जो मार्केट में मिलती है मोंटेगेल्सी के नाम से, मोंटेगेल्सी के अंदर क्या आता है, मोन्टोक्लास्ट आता है, और एलसी का मतलब यहाँ लिवोसिट्राजिन से है ना, तो दोनों ड्रग्स आती है इसमें, एंटीहिस्टामिन ड्रग्स आती है और ल्यूकोट्राइन ड्रग्स भी आती है, जो क्या करती है, एलर्जी के लिए यूज में ली जाती है। तो एलर्जिक रिएक्शन क्या है, कोई भी एलर्जी के कारण, ये एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, एलर्जिक रिएक्शन है। एलर्जिक राइनाइटिस है फीवर क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है जो कि क्या किसकी वजह से हो सकता है, डस्ट की वजह से, कोई भी डस्ट वगैरह या एनिमल के कांटेक्ट में आने से, फुफ्फुस के कांटेक्ट में आने से, इनकी वजह से क्या हो सकता है, स्नीजिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है, इचिंग नोज वगैरह स्टार्ट हो जाता है, सोर थ्रोट स्टार्ट हो जाता है, तो ये होता है। इनके कारण भी यही हो गया, किस कारण हो सकता है, कोई भी एलर्जन जो प्रोडक्ट है उनके कॉन्टेक्ट में आने की वजह से कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, तो एलर्जिक राइनाइटिस कर देती है। तो ये एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से हो सकता है, जो पेट्स वगैरह रहते हैं उनके कांटेक्ट में आने से हो सकता है, डस्ट की वजह से हो सकता है, कोई फुफुद वगैरह ये इनके कांटेक्ट में आने की वजह से हो सकता है। तो इनके ये कारण हो गए मेन। इनके अंदर सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, इसमें स्नीजिंग आएगी पेशेंट को, रनिंग नोज हो सकता है, वाटरी आइज देखने को मिल सकता है, कोई भी एलर्जिक और रिएक्शन हो सकती है, और उसके बाद में धीरे धीरे कॉमन कोल्ड जैसे सीवियर रिएक्शन होने लगती है, तो कफिंग वगैरह भी स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसके ट्रीटमेंट में बेस्ट ट्रीटमेंट है इसका एंटीहिस्टामिन ड्रग्स, और एंटीहिस्टामिन ड्रग्स में आती है सिट्रिजिन, लिवोसिट्राजिन वगैरह रहती है, और जो है उसके बाद में एंटीहिस्टामिन ड्रग्स के बाद में था स्टेरॉइड, हाँ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आती है प्रेडिसोलोन वगैरह आती है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड में आती है प्रेडिसोलोन, बीटामेथासोन और डेक्सामेथासोन, ये ड्रग्स आती है। और उसके बाद में आते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बाद में आते हैं डीकॉन्जेस्टेंट्स, डीकॉन्जेस्टेंट में आती है विक्स वगैरह जो आती है वो डीकॉन्जेस्टेंट में आती है। उसके बाद में ल्यूकोट्राइन आते हैं, ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स होते हैं, उसमें आते हैं मोन्टोक्लास्ट वगैरह, ये आते हैं जो एलर्जिक रिएक्शन में दिए जाते हैं। तो थैंक यू सो मच, क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।